हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका 70th एंड 71st बीपीएससी के मेंस क्लास के सीरीज में। ठीक है, देखो मैं 71st इसलिए कह रहा हूँ कि अगर री एग्ज़ाम भी होता है या फिर आप 71st भी दे रहे हो तो मेंस आपका कंप्लीट होना चाहिए और बिल्कुल अभी फ्री चल रहा है ये, तो इसका ज़रूर फ़ायदा उठाओ। टॉपिक है हमारा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये लेक्चर 3 है, लेक्चर 4 है, लेक्चर 3 ऑलरेडी, टोटल 3 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। थोड़ा सा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के ऊपर देखते हैं कि कैसे पॉलिटिशियन जो है ना वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब यही होता है, पहले क्या होता था ना कि पॉलिटिशियन क्या करते थे, क्रिमिनल्स को यूज़ करते थे अपने अपने गेन के लिए, अपने इलेक्शंस को जीतने के लिए। लेकिन अब ठीक उल्टा है, अब क्रिमिनल्स ही पॉलिटिशियन बन गए हैं। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं, टॉपिक आ सकता है क्योंकि न्यूज़ में बार बार। ठीक है, थोड़ा हेडिंग देख लेते हैं, इंट्रो देख लेते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स रेफर्स टू द ट्रेंड ऑफ कैंडिडेट विथ द क्रिमिनल्स बैकग्राउंड इन पॉलिटिक्स। जिसका क्रिमिनल्स बैकग्राउंड हो, पॉलिटिक्स के साथ साथ उनका क्रिमिनल्स बैकग्राउंड भी हो। ठीक है, देखो 1950 से लेकर 1919 तक देखोगे ना तो पॉलिटाइजेशन ऑफ क्रिमिनल्स हो रहा था। इसका मतलब ये है कि पॉलिटिशियन के पास क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के लोग थे। ठीक है, आपको पता ही है बिहार में कौन पॉलिटिशियन, उनके पास कौन क्रिमिनल्स है, फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए। ठीक है, क्रिमिनल्स वेयर यूज बाय पॉलिटिक्स टू यूज मसल्स पावर लूट ऑफ बूथ। देखो बूथ को लूट लिया जाता था मसल्स पावर के लिए, ताकि फोर्सफुली उनके फेवर में वोट जाए। तो ये पहले होता था, पहले क्या होता था, पॉलिटिशियन यूज करते थे क्रिमिनल्स को। ठीक है, ये डायरेक्ट एंट्री बोलते हैं इसको। डायरेक्ट एंट्री मतलब कैसे पॉलिटिशियन डायरेक्ट एंट्री होता था बाय द यूज ऑफ क्रिमिनल्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, पॉलिटिक्स में ही क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के लोग आ रहे हैं। जैसे क्रिमिनल्स आर एक्टिवली पार्ट इन इलेक्शन, तो इस चीज़ को हम कैसे बोल सकते हैं, तो डेफिनेटली अगर मेंस लिख रहे हो तो आपके पास डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो डेटा देखते हैं कि जब 15th लोकसभा हुआ तो 30% एमपी जो थे ना वो क्रिमिनल बैकग्राउंड से थे, और ये देखो डेटा इंक्रीज ही करता चला गया। आज के डेट में देखोगे तो 18th लोकसभा में टोटल 44%, कुछ रिपोर्ट में 46% भी है, लेकिन 44% एमपी जो है उनका कुछ क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है। ठीक है, क्रिमिनल्स रिकॉर्ड है, ये बहुत बड़ी बात है। देखो मार्च 29 2024 का ये द हिंदू में आया था, उसमें दिया हुआ कि एडीआर रिपोर्ट जो दिया है उसके हिसाब से ये बताया गया है कि एडीआर क्या है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, इनके हिसाब से ये रिपोर्ट निकालते हैं। इनके हिसाब से 44% एमपी जो हमारे 18th लोकसभा का है वो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के। ठीक है, मोर देन, अब यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है। उसके बाद देखो मोर देन 50% एमपी फ्रॉम द उत्तर प्रदेश, ठीक है, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश फेस क्रिमिनल चार्जेस। जो यहाँ से एमपी आ रहे हैं, जैसे बिहार में टोटल कितने एमपी है, 40 एमपी है, 40 में से 20% से ज़्यादा, मतलब सॉरी 50% से ज़्यादा, मतलब 20 से ज़्यादा पॉलिटिशियन एमपी जो है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के। ठीक है, अब देखो इससे क्या हो रहा है, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता जिंदाबाद, तो अब समझ रहे हो क्रिमिनल्स को ही बनाया जा रहा है क्योंकि उनके पास पैसा है, उनके पास ब्लैक मनी। अभी आगे भी देखेंगे। देखो एक और डाटा देखो, एमपी विथ सीरियस क्राइम, इसको अगर कोट करोगे ना डेफिनेटली अच्छा मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप कहाँ से रिपोर्ट दे रहे हो, एडीआर के थ्रू दे रहे हो। एडीआर जो रिपोर्ट निकालता है एक वैलिड रिपोर्ट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ठीक है, एमपी सीरियस क्राइम, तो कुछ एमपी तो क्रिमिनल्स बैकग्राउंड का है, कुछ के ऊपर सीरियस क्राइम्स भी है। ठीक है, तो ये डेटा भी देखो 15th लोकसभा में 14% ऐसे एमपी थे जिनके ऊपर सीरियस क्राइम्स था, जैसे रेप हो गया, मर्डर हो गया। ठीक है, उसके साथ 31% ऐसे थे जिनके ऊपर क्या था 18th लोकसभा में था, क्या था, क्रिमिनल सीरियस क्राइम था। तो अब समझ लो 14% से 31% हर लोकसभा में ये इंक्रीज ही हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो रहा है। ठीक है, अब देखो एक होता है वैल्यू, ठीक है, वैल्यूज, एक होता है स्किल एंड पावर। अब किसी के पास अच्छा वैल्यू है, वैल्यू मतलब वो समझ रहा है कि क्या गलत है, क्या सही है, क्या पॉजिटिव चीज़, क्या सोसाइटी को रिटर्न करना है, करप्शन नहीं होना, तो वैल्यूबल पर्सन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ उसके पास स्किल और पावर भी होना चाहिए, तो वो एक आइडियल कैंडिडेट होगा इलेक्शन लड़ने के लिए। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा ना कि स्किल और पावर तो है लेकिन उसके पास वैल्यू नहीं है। वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, वो करप्टेड होगा। ठीक है, वो करप्टेड लिप्टेड होगा, मतलब उसको करप्शन करने में मन लग रहा होगा, करप्टेड होगा। ठीक है, मतलब उसके पास वैल्यू नहीं है। ठीक है, लेकिन वो स्किल पावर है, तभी तो इलेक्शन जीता है। आजकल स्किल होना चाहिए, पावर होना चाहिए, तो ये मोस्ट डेंजरस होगा। अगर कोई ऐसा आदमी जीत के गया है तो ये भी आप बना सकते हो। ठीक है, अब देखो व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स इंडिया, क्या क्या कॉजेज है, तो लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर। इंटरनल डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब जो लीडर है ना वो किसको चूज कर रहे हैं, जिनका विनिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, जो जिनका
सॉरी, जिनका जीतने का चांसेस ज़्यादा है उनको स्टैंड किया जा रहा है, सो डैट कि वो इलेक्शन जीत सके, ठीक है, विदाउट रेदर देन देयर इंटीग्रिटी वाले पीपल को नहीं लिया जा रहा, जो इलेक्शन जीत सकता है उन्हीं को टिकट दिया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ब्लैक मनी इलेक्शन। अब जिसके पास ब्लैक मनी है तो ब्लैक मनी का सबसे आसान तरीका आप पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो जाओ, पॉलिटिशियन बन जाओ और ब्लैक मनी आपका व्हाइट मनी हो जाएगा, तो इसलिए वैसे लोग को चूज किया जाता है जिनके पास ब्लैक मनी ज़्यादा है। लैक ऑफ इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी, इसका मतलब क्या है, इंडिया में तो डेमोक्रेसी है लेकिन पार्टी के अंदर डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब टिकट किसको मिलेगा, जो नेम फेम वाले नेता उन्हीं के बेटों को मिलेगा, ठीक है। किसको मिलेगा, जो पैसा देगा पार्टी के अंदर, जो पार्टी जो रन होता है वो किसी ना किसी पैसा का नीड होता है, तो जो भी आदमी पार्टी फंड में पैसा देगा उनको टिकट मिलेगा। तो इंट्रा डेमोक्रेसी नहीं हुआ ना, आप जो निचले स्तर का आदमी जो आपके लिए वर्क कर रहा है, जो पार्टी वर्कर है, उसको टिकट नहीं मिला, टिकट किसको मिला, जो पैसा दे रहा है, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस डिसीजन द ऑन कैंडिडेचर आर लार्जली टेकन बाय द इलाइट लीडरशिप ऑफ द पार्टी, मतलब जो बड़े बड़े लीडर्स हैं वही बताएंगे किसको मिलना चाहिए, उन्हीं को मिलता है, उन्हीं के बच्चों को मिलता है, ठीक है, उन्हीं को रिलेटिव्स को मिलता है। वोट बैंक पॉलिटिक्स होता है, वोट बैंक मतलब देखो उसी को खड़ा किया जाता है जिसके पास विनिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता है, मतलब अगर मान लो किसी पे इस जाति का ज़्यादा लोग है तो उन्हीं को खड़ा किया जाता है, रेदर देन उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है कि नहीं, क्या है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। मनी एंड मसल्स पावर यूज किया जाता है, इसलिए वोट बैंक पॉलिटिक्स बोला जाता है। पैसा होगा तभी आप जीत सकते हो, ठीक है। लूप होल ऑन फंक्शनिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन, देखो इलेक्शन कमीशन तो बहुत गाइडलाइन निकालता है। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि आप अगर आपके ऊपर कोई भी क्रिमिनल चार्जेज है तो कम से कम 3 न्यूज़पेपर में आप पब्लिश करोगे, लेकिन कोई ऐसा पब्लिश करेगा कि मेरे ऊपर इतना क्रिमिनल चार्जेज है और मैं फिर भी इलेक्शन में खड़ा हो रहा हूँ। तो इलेक्शन कमीशन गाइडलाइन तो देता है लेकिन उसका कोई यूज, उसको कोई फॉलो नहीं करता है, तो ये अब बहुत सारे उसके अंदर लूप होल भी है, उसका फायदा उठाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या क्या इंपैक्ट है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का, सीओपी का, ठीक है। ये स्टैग्नेशन इन डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट को रोक देता है, स्टैग्नेंट कर देता है। मतलब क्यों कर देता है, क्योंकि ये उस चीज को प्रायोरिटाइज करते हैं जो उनके इंटरेस्ट का है, उनके इंटरेस्ट का जो चीज है उसी को डेवलपमेंट करते हैं, रेदर देन आवर कम्युनिटी नीड। जो कम्युनिटी का नीड है उससे उनको कोई मतलब नहीं है, वो उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं जो उनका प्रायोरिटी है। रोड वही बनेगा जहां से वोट ज्यादा आ रहा है, समझ रहे हो बात। नेक्स्ट है इंपैक्ट ऑन इलेक्शन पे भी इंपैक्ट पड़ता है, जैसे लिमिट वोटर चॉइस, हार्डर टू फाइंड डिजर्विंग कैंडिडेट। अब सबका सब वैसा ही आदमी खड़ा है, किसको वोट देगा लोग, नोटा ऑप्शन तो है, तो नोटा ऑप्शन से आप किसी एक कैंडिडेट, अच्छा कैंडिडेट को चूज तो नहीं करो। नोटा इज वेस्ट भी है ना, अगर आपने किसी को वोट नहीं दिया तो नोटा इज वेस्ट ऑप्शन नहीं है, वेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि उससे कोई खड़ा तो होगा नहीं, ठीक है। अगर मान लो 100 वोट है, ठीक है, 100 में 90 वोट भी अगर नोटा पे चला गया तब भी 10 वोट पे ही ना डिक्लेयर होगा कि कौन जीत रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात। तो ये इंपैक्ट पड़ेगा इलेक्शन पे, ठीक है। इलेक्शन का आउटकम्स बहुत बेकार होगा, डिस्करेजमेंट ऑफ वोटर होगा, ठीक है। हाइक इन करप्शन का हाइक हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास पैसा है वही खड़ा होगा तो करप्शन बढ़ेगा। अब जो पैसा 5 करोड़ से 10 करोड़ एमपी इलेक्शन खड़ा होने में खर्चा किया है, 20 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया है, तो वो कम से कम उसका 100 करोड़ बनाने का कोशिश जरूर करेगा, ठीक है। वीकनिंग इंस्टीट्यूट को वो लोग वीक कर रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट को अपने गेन के लिए, ठीक है। तो क्या होगा, वीक हो रहा है डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट, ठीक है। उसके साथ साथ इशू एंड गुड गवर्नेंस कैसे होगा, ऐसे लोग गवर्नेंस मारे जो बैड पीपल्स है, वर्स पीपल है, तो गुड गवर्नेंस कैसे हो सकता है। इरोडिंग ट्रस्ट को मतलब इरोड किया जा रहा है, खत्म हो रहा है, ट्रस्ट हो ही नहीं सकता है, ठीक है। कैसे ट्रस्ट होगा, सोशल डिसहार्मनी हो रहा है, क्यों कि कल्चर ऑफ वायलेंस कैन सेट अ निगेटिव एग्जांपल एंड डिक्रीज फेथ इन द डेमोक्रेसी। ऑब्वियस सी बात है, एक निगेटिव एग्जांपल सेट करेगा सोसाइटी के अंदर, और फेथ जो है ना डेमोक्रेसी पर वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। क्योंकि आप ट्रेंड देख लो कैसे जो हीनियस क्राइम लोग जो हैं, सीरियस क्राइम लोग हैं, उनका जो परसेंटेज है बढ़ रहा है। देखो ना 31% हो गया, मतलब 1/3 ऐसे एमपी है जिनके पास सीरियस क्राइम है तभी लड़ रहे हैं इलेक्शन, ठीक है, जीत भी रहे हैं। एमपी हैं, ठीक है, 44%, ऑलमोस्ट 50% लोग ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक अच्छे फॉर्मेट में आपको बता रहा हूँ। कुछ सुप्रीम कोर्ट का केसेज है जिसको आप रिकमेंडेशन में भी यूज कर सकते हो। ऐसा पूछ सकता है क्वेश्चन कि आप कुछ रिकमेंडेशन दो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या सुप्रीम कोर्ट का, जिससे थ्रू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को कम किया जा सकता है। सबसे पहला लिली थॉमस केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने नल कर दिया आरपीए मतलब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8 है, जिसमें प्रोवाइड किया जाता है इम्यूनिटी टू कैंडिडेट को कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड था, जिसको कैंडिडेट को इम्यूनिटी प्रोवाइड था उसको खत्म कर दिया गया। अब ये भी है कि इस बात को समझो, किसी का 2 साल से ज्यादा का सजा हो गया तो वो पॉलिटिशियन जो है ना वो स्टैंड नहीं हो सकते इलेक्शन में, ठीक है। तो आ भी रहा है पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2019 क्या बोलता है, पॉलिटिकल पार्टी पब्लिश देयर कैंडिडेट क्रिमिनल
क्रिमिनल्स रिकॉर्ड ऑन वेबसाइट, सोशल मीडिया, न्यूज पेपर। ठीक है, ऐसा हो रहा है क्या? लिली थॉमस केस, सॉरी, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन केस क्या बोलता है कि जो भी कैंडिडेट के ऊपर क्रिमिनल केसेस है उनको सोशल मीडिया हो गया, न्यूज पेपर हो गया, वेबसाइट में आप पब्लिश करो, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलेगा कि हम इस आदमी को खड़ा कर रहे हैं, ये क्रिमिनल बैकग्राउंड का है, ये रेप किया है, बिल्कुल नहीं डालेगा। ठीक है, एडीआर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कुछ इसी तरीके की बातें करता है कि आप पब्लिश करो, इसलिए मैंने इसके बारे में नहीं लिखा। फास्ट ट्रैक ट्रायल होना चाहिए, जो भी बंदा, जो भी एमपी एमएलए जो भी है उनके ऊपर फास्ट ट्रैक होना चाहिए, मतलब उनका सुनवाई जल्दी होना चाहिए। कोर्ट क्या होता है ना, वो 10-10 साल एमपी रह जाते हैं, उनका सुनवाई नहीं होता है, कोर्ट डिले कर दिया जाता है जानबूझकर, सो दैट कि उनका अगर सजा हो जाएगा 2 साल से ज्यादा हो जाएगा तो ऑब्वियस बात है वो एमपी नहीं रहेंगे, इसलिए क्या किया जाता है कि डिले किया जाता है उनके सुनवाई को। तो एससी मैंडेट, सुप्रीम कोर्ट मैंडेट दैट द ट्रायल ऑफ एमपी एंड एमएलए मस्ट बी कंप्लीटेड विद इन अ ईयर चार्ज बीइंग फाइल। जब चार्ज फाइल होगा उसके 1 साल के अंदर सुनवाई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो नेक्स्ट है वोहरा कमेटी। वोहरा कमेटी क्या बोलता है? आइडेंटिफाई एक्सटेंट ऑफ पॉलिटिकल क्राइम्स इन क्रिमिनल नेक्सेस। तो पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सेस को आइडेंटिफाई करो। देखो इस बात को समझो, जो पॉलिटिशियन और क्रिमिनल्स के बीच में जो नेक्सेस हो गया ना, जिस तरह इलेक्शन जीता जा रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना चाहिए, ये वोहरा कमेटी बोलता है, जो 2014 में लाया गया था। ठीक है, अब देखो कुछ कंक्लूजन देखते हैं। ये टॉपिक नहीं पूछा गया बीपीएससी में, लेकिन पूछ सकता है, तो इससे बाहर क्या ही पूछेगा जो हम आपको बता रहे हैं। कंट्री कैन रन ऑन डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन। कंट्री रन कर सकता है डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन पे इफ देयर आर पीपल्स विथ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल। अगर लोगों के पास, अगर ऐसे लोग जिनके पास वैल्यूज के साथ साथ प्रिंसिपल्स भी है, तो कंट्री डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन पे भी रन कर सकता है। ठीक है, अगर खराब घर में अच्छे लोग रह रहे हैं तो उस घर को भी अच्छा बनाया जा सकता है। इसलिए बोला जा रहा है कि अगर डिफेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन पीपल्स जो है ना उनके पास वैल्यूज है, उसके पास प्रिंसिपल है, तब भी ठीक है। लेकिन अगर मान लो इलेक्टेड जो है ना, पीपल जो इलेक्टेड होकर आ रहे हैं उनके पास गलत वैल्यू है, रॉन्ग वैल्यू और प्रिंसिपल है ही नहीं, और बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना, तब भी वो हेल्पफुल नहीं होगा कंट्री के लिए, वो बिल्कुल ही वर्स्ट कंडीशन हो जाएगा, ऐसा राजेंद्र प्रसाद जी का मानना है। ये कंक्लूजन में आप डेफिनेटली लिख सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं, ई गवर्नेंस। ठीक है, इस पे बीपीएससी पूछ चुका है क्वेश्चन, 65 बीपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है। तो हम ई गवर्नेंस के बारे में और भी ब्रॉड फॉर्मेट में देखेंगे, क्योंकि रिपीटेड होता है थीम, बीपीएससी के मेंस में भी टर्म रिपीटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ई गवर्नेंस इज द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी। मतलब ई गवर्नेंस मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक यूज कर रहे हैं, या तो ऐप यूज कर रहे हैं, या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक चीज यूज कर रहे हैं गवर्नेंस को आसान बनाने के लिए। ठीक है, अगर मान लो कोई भी चीज को, अगर हमको कोई कास्ट बेस्ड सर्टिफिकेट बनाना है, हम ऑनलाइन अप्लाई कर देते हैं, दिस इज द ई गवर्नेंस ना, हमें ब्लॉक नहीं जाना होता है। तो ये क्या करता है? एक स्मूथ गवर्नेंस देता है। ठीक है, एक ट्रांसपेरेंसी गवर्नेंस देता है, एक अकाउंटेबिलिटी गवर्नेंस देता है। समझ में आया? तो ई गवर्नेंस इज द इंफॉर्मेशन and communication technology to improve the delivery of government service and information to citizen। अब होता क्या ई गवर्नेंस से क्या होता है कि गवर्नमेंट सर्विस को आप बहुत अच्छा से इंप्रूव कर सकते हो, और इंफॉर्मेशन सिटीजन के पास बहुत जल्दी आएगा। अगर मान लो गवर्नमेंट कुछ अप्लाई किया है तो क्या होता है आज के डेट में, एप्लीकेशन के थ्रू या नेट के थ्रू या पेपर के थ्रू या फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू हमको पता चल जाता है। उससे क्या होता है कि हमें आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल माई गवर्नमेंट, बहुत सारा पोर्टल आगे हम देखेंगे। ठीक है, इट इनहेंसेस द एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑपरेशन। तो ये एफिशिएंसी बढ़ाएगा, काम आसान हो जाएगा ना। अगर मान लो आपका पूरा का पूरा लैंड सर्वे हो रहा है बिहार में, पूरा का पूरा लैंड जो ऑनलाइन हो जाएगा, तो आप जो अगर जमीन खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो कितना आसान हो जाएगा। ये जमीन का जो भी एक्चुअल चीज है, जो भी किससे खरीदा गया, किसको बेचा गया, ये पूरा का पूरा ऑनलाइन हो जाएगा, तो काम कितना आसान हो जाएगा। इस बात को समझो, गवर्नमेंट ऑपरेशन इफिशियंट हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा और अकाउंटेबल हो जाएगा। अकाउंटेबल का मतलब हो जाएगा कि आपकी क्या अकाउंटेबिलिटी, क्या आपकी जिम्मेदारी है, वो एक एक पता चलेगा किसका क्या अकाउंटेबल है, वो अपना काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है ई गवर्नेंस का? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिटीजन्स एम्पावरमेंट थ्रू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब जो भी सिटीजन्स है उनके पास इंफॉर्मेशन तो हो रहा है, वो एक्सेस तो कर पा रहे हैं इंफॉर्मेशन का। बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज हो रहा है, सर्विसेज का बेटर डिलीवरी हो रहा है। जैसे देखो ना, आज पहले क्या होता था, पैसा क्या दिया जाता था, पैसा हाथ में कैश दिया जाता था, अब डीबीटी हो रहा है। तो ये क्या हुआ? किसका हो रहा है? बेटरमेंट किसका हो रहा है? सिटीजन्स का बेटरमेंट हो रहा है। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज होगा, अकाउंटेबिलिटी इंक्रीज होगा इन एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे एग्जांपल राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के थ्रू हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जो सरकारी संस्था है, अगर हमको लग रहा है कि उस गड़बड़ी चला, हम आरटीआई एक्ट लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, जो भी सरकारी संस्था है वो वर्क अच्छे से करेगा, क्योंकि वो अकाउंटेबल होगा, उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी आएगा, क्योंकि हम आरटीआई एक्ट में सब कुछ पूछ सकते हैं।
उनको जवाब देना पड़ेगा। तो उनको थोड़ा ना थोड़ा तो डर रहेगा ना कि भाई आरटीआई एक्ट लग गया तो हम फंस सकते हैं, इसलिए वो अकाउंटेबल होंगे, इसलिए वो ट्रांसपेरेंसी से काम करेंगे, ठीक है। बेटर ग्रीवेंसेज रिडर्सल, मतलब जो भी कारण है, जो भी हमारा ग्रीवेंसेज है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसका सुनवाई होगा अच्छे से। जैसे एग्जांपल ऑनलाइन एफआईआर। अब क्या होता है कि आप जब पुलिस स्टेशन जाओगे तो एफआईआर लॉन्च नहीं करते हैं पुलिस स्टेशन, ठीक है, हैरास करते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप क्या कर सकते हो, जो भी जैसे आपका मोबाइल चोरी हो गया, आप थाना में जाओगे तो लिखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, कल आओ, शाम में आओ, एक बार देख लो, घर में चेक कर लो। तो आप ऑनलाइन जब एफआईआर करोगे तो वो रजिस्टर होगा, अब उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है, उनको काम करना पड़ेगा। तो आपका एक बेटर ग्रीवेंस रिडर्सल, आपकी समस्या को अच्छे से सुना जाएगा, ठीक है। रिड्यूसेस पेपर वर्क एंड रेट टैपिज्म इन एडमिनिस्ट्रेशन। रेट टैपिज्म का मतलब क्या होता है, कब किसी भी संस्था में आप जाओगे ना तो आपको गोल मोल अननेसेसरी बातें किया जाएगा, ये लेके आओ, ये पेपर करो, वो पेपर करो, तो आपको परेशानी दिखाया जाएगा कि ऐसे नहीं होता, आप इस पेपर में आप यहाँ साइन कर दिए, ऊपर साइन करना था। तो ये सब चीज़ें नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ई ऑफिस के थ्रू ये सब चीज़ें कम किया गया है। तो हर वो पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बोलते हैं ना एक केक की तरह दे रहा हूँ, तो इसको लिख लो, इसको याद कर लो। मैं पीडीएफ फ्री में दे रहा हूँ, डेफिनेटली आपके एग्जाम में वर्क करेगा, ठीक है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी बढ़ेगा, मतलब देखो mygov.in, इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, बहुत सारा आप इस माई गवर्नमेंट इनमें आप बहुत सारा वेबसाइट, इसके वेबसाइट पे जाके बहुत सारा चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो गया ना, मतलब सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में जो गैप है वो कम हो गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड। स्टेप ऑफ गवर्नमेंट, क्या क्या गवर्नमेंट का स्टेप है, ये भी स्टेप ही है गवर्नमेंट का। बाकी उमंग पोर्टल क्या करता है, कंबाइन करता सारे ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उमंग पोर्टल है। उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन के लिए देखो कि ई चलान लाया गया, चलान जो ऑनलाइन कट हो रहा है, तो मतलब पुलिस आपसे ज़्यादा पैसा नहीं मांग सकता, आपको ई चलान घर पे पहुंच जाएगा या आपके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। तो ये क्या होगा, जो भी आपका जो भी पहले पैसा 100 रुपया 200 रुपया पे सेटलमेंट हो जाता था ट्रैफिक पुलिस के साथ, वो नहीं होगा, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है, करप्शन कम होगा। वाहन पोर्टल पे आप जितने भी व्हीकल है उसके बारे में सारा रजिस्ट्रेशन डिटेल सब कुछ पता कर सकते हो, ठीक है। तो आपके लिए आसान होगा। ई हॉस्पिटल से क्या होगा, आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके साथ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल, आपको अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए पोर्टल है, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। ऑफिस में बोला जाएगा कि 4000 रुपये दो, हम करवा देंगे। तो ये सब समस्या अब कम हो गया, ठीक है। खत्म तो नहीं हुआ लेकिन कम हुआ। कॉमन सर्विस सेंटर, इसमें आप जाके जो भी आपका पेपर वर्क है वो करवा सकते हो, ठीक है। ई सेवा में कास्ट सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हो, लाइसेंस रिन्यूअल ऑनलाइन करा सकते हो, ठीक है, किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। ई कोर्ट हो गया, देखो ना ई कोर्ट तक आ गया। इससे क्या होता है कि कोर्ट को कनेक्टिंग कोर्ट टू द नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड थ्रू वैन, तो जो जुडिशियल डेटा ग्रिड है ना उसको कोर्ट को कनेक्ट किया जा रहा है, उसको वैन के थ्रू, वैन एक कनेक्टिंग चीज़ें है उससे किया जा रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा सरल हो रहा है, आसान हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ वर्चुअल सबमिट हो रहा है, वर्चुअल सबमिट समझ जो ऑनलाइन सबमिट हो रहा है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, उसके साथ ई क्रांति एक्सपेंशन ऑफ आईसीटी इन रूरल इंडिया में देखो इंटरनेट का सेवा दिया जा रहा है, ठीक है, टेलीकम्युनिकेशन बढ़ाया जा रहा है, टेली डेंसिटी बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो ई क्रांति इसका काम है। तो थोड़ा बहुत एग्जांपल के साथ लिखोगे। ई पंचायत हो गया, पंचायत का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ डिजी लॉकर पर आप जितना भी आपका सर्टिफिकेट है डिजी लॉकर पे होगा, इजिली एक्सेसिबल है। कुछ ई गवर्नेंस इन बिहार भी है, क्योंकि पॉलिटी बिहार के रिस्पेक्ट में क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए क्या ई गवर्नेंस बिहार में है। तो देखो आई भूगोल जो है ना, बिहार इंफ्रा मैपिंग जीआईएस प्रोजेक्ट, तो ये जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसको मैपिंग करने के लिए बनाया गया। टोला कनेक्टिविटी आइडेंटिफिकेशन ऐप, ये रूरल वर्क डिपार्टमेंट है। इसमें ये जो भी प्रिपरेशन हो रहा है, डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हो रहा है, रोड जो बन रहा है उसका डेली प्रोजेक्ट रिपोर्ट है ना वो पूरा का पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है, सो दैट कि मॉनिटरिंग किया जाए रोड को, जो रोड बन रहा है, ठीक है। उसके साथ साथ ई पैक्स समझ ही लो, पैक्स अध्यक्ष जो होता है, ठीक है। पैक्स का फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एग्री क्रेडिट सोसाइटी। इनका क्या काम है कि वो जो भी पैडी धान जो होता है, धान जो एमएसपी पे खरीदाता है वो पैक्स ही खरीदते हैं। तो इंप्लीमेंटेड टू फैसिलिटेट पैडी प्रोक्योरमेंट थ्रू पैक्स, तो आप ई पैक्स पे जाके अपना धान बेच सकते हो। तो ये बहुत आसान हो गया ना, किसान को जो एक बेटर प्राइस मिलना चाहिए वो मिलेगा, ठीक है। ई प्लांटेशन हो गया। ई चापाकल में क्या किया जा रहा है कि वाटर क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट इसमें बता दिया जाता है। तो आप देख सकते हो कि आपके एरिया के चापाकल का वाटर क्वालिटी क्या है, ठीक है। चाणक्य जो है एक कंप्लीट इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड एग्जामिनेशन टास्क एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, तो मेनली ये क्या किया जा रहा है, इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन हो गया, एग्जामिनेशन हो गया, इन सब के लिए चाणक्य साइट बनाया गया। ई शिक्षा कोर्स, जो भी बिहार के टीचर है ना, बिहार के टीचर उनका जो अटेंडेंस है वो ऑनलाइन हो रहा है। इससे क्या हो रहा है कि ऑनलाइन अटेंडेंस के कारण उनका जो अकाउंटेबिलिटी
एक्सेसिबिलिटी बढ़ रहा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ रहा है, वो स्कूल जा रहे क्योंकि उनको 9 बजे 9:30 बजे अटेंडेंस लगाना है, वो भी अटेंडेंस उनका जो लगता है ना उसमें आप स्कूल के आसपास रहोगे तभी होगा, क्योंकि उनका ज्योग्राफिकल जो लोकेशन लेता है, ठीक है, उसके साथ टाइम आउट पे भी लगता है, उसके साथ साथ लाइव फोटो क्लिक होता है, समझ लो। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। डिस्ट्रिक्ट विद ई कोर्ट इन बिहार, बहुत सारे कोर्ट बिहार में ई कोर्ट बनाया गया, सो दैट कि जो भी जस्टिस डिलीवरी है ना वो आसान हो सके, क्योंकि बोला जाता है जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाई, ठीक है, और जस्टिस डिले हो रहा है मतलब आप जस्टिस नहीं दे रहे हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट है, देखो कुछ चैलेंजेस भी है, ऑब्वियस सी बात है, चैलेंजेस सब कुछ में होता है। तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी इशू हो जाता है। अब हर चीज़ ऑनलाइन हो जाएगा तो हमारा हर चीज़, आधार कार्ड सब कुछ ऑनलाइन है, तो कभी कभी हैक भी हो जाता है, तो प्राइवेसी का भी इशू है। डिजिटल लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा है इंडिया में। अब देखो बहुत कुछ ऑनलाइन है, किसी को पता है बिहार में क्या पता है, किसी बिहार का ही चाहिए, किसी को पता है कि ई पैक से आप ऑनलाइन धान बेच सकते हो, ऐसा किसी को नहीं पता है, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी है ना, तभी तो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है। डिजिटल अरेस्ट क्या है, न्यूज़ में हम बताएंगे आपको, ये टॉपिक कराएंगे। डिजिटल अरेस्ट क्या है कि ऑनलाइन ठगी हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डिजिटल अरेस्ट, क्योंकि डिजिटल लिटरेसी कम है तभी तो डिजिटल अरेस्ट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिबिलिटी जो का प्रॉब्लम है, पूरा एक्सेसिबिलिटी नहीं है। रेजिस्टेंट टू चेंज, लोग नहीं चेंज करना चाहते हैं, लोग पेपर वर्क ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि पता ही आपको टेबल के नीचे से करप्शन होता है, ठीक है। साइबर अटैक हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, इसको थोड़ा गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए। ट्रस्ट इशू नहीं है, देखो इसलिए नहीं है कि ऑनलाइन में विजिबल नहीं होता है ना, वर्चुअल चीज़ें होता है, इसलिए ट्रस्ट इशू का बात है। लैक ऑफ कंटेंट इन लोकल लैंग्वेज कंटेंट नहीं है, सबको इंग्लिश अब प्रॉपर हिंदी पढ़ना भी नहीं आ रहा है, क्योंकि लिटरेसी रेट कम है, डिजिटल लिटरेसी के साथ साथ जो लिटरेसी भी कम है, तो ये भी एक कारण है। और लैक ऑफ अवेयरनेस तो बहुत ही कम है, लोगों को पता ही नहीं। एक कंक्लूजन भी आपको बताते हैं, ट्रांसपेरेंसी इज द की टू गुड गवर्नेंस एंड ई गवर्नेंस इज द ओनली इफेक्टिव वे ऑफ ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस। देखो गवर्नमेंट का गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी का जरूरत है। अगर सरकार अच्छे से काम कर रहा है तो हमको दिखना चाहिए ना सरकार कैसे काम कर रहा है, तो यही होता है ट्रांसपेरेंसी इन गुड गवर्नेंस। लेकिन ई गवर्नेंस जो है ना एक अकेला इफेक्टिव वे है जिससे आप ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस चला सकते हो, ठीक है, गुड गवर्नेंस चला सकते हो। तो देखो गवर्नेंस जो है ना, गुड गवर्नेंस के लिए ट्रांसपेरेंसी का जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी किससे आ सकता है, ई गवर्नेंस से आ सकता है, क्योंकि आप ऑनलाइन सब कुछ दे सकते हो, ठीक है। ऐसा किसका मानना है, हमारे पीएम नरेंद्र मोदी साहब का मानना है, उन्हीं का ये कोट है, तो आप लिख सकते हो, तो आपको बहुत अच्छा मार्क्स मिलेगा। आई होप आप समझ पा रहे होगे। एंड सो ई गवर्नेंस प्रोवाइड pertinent information with the least amount of effort, expense and ultimately it empowered us। obvious ही बात है, देखो ये क्या करता है, लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम में, लीस्ट एफर्ट में, हमको कम एक्सपेंसेस में हमको अल्टीमेटली इंपावर करता है, और आसान शब्दों में समझो तो हमारा काम आसान हो रहा है, ठीक है। तो आई होप कि मैं समझा पा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कभी कभी अप एंड डाउन होता है समझाने में। आई होप कि आपको एक अच्छा नोट्स मिल रहा है, समझाने का मैं कोशिश कर ही रहा हूँ एज पर माई नॉलेज, ठीक है। बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं हूँ मैं, ठीक है। अगर आपको ये अच्छा लग रहा है, आप चाहते हो कि ये सीरीज़ कंटिन्यू रहे, क्योंकि मैं फ्री में करा रहा हूँ, तो आप इसको शेयर करो, कमेंट में बताओ कि ये कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैंने सोच लिया है कि GS 1 और GS 2 का हर एक टॉपिक मैं इसी वे में पढ़ाऊँ, सो दैट कि टीचर्स पढ़ा तो रहे हैं आपको, लेकिन क्या आपको नोट्स से थ्रू पढ़ा रहे हैं, कुछ एक बेटर तरीका में पढ़ा रहे हैं, क्या आपको माइंड मैप दे रहे हैं, क्या आप ये यूज़ करोगे ADR का, तभी ना आपको मार्क्स मिलेगा। थोड़ा अलग होना चाहिए ना, एग्जाम में जब आप लिखोगे आपका कुछ अलग होना चाहिए, तो लोग टीचर्स जो भी हैं, ठीक है, रेस्पेक्टेड है, वो आपको बार बार कहते हैं कि लिखो भाई, लिखने के लिए कंटेंट होना चाहिए ना, लिखने के लिए नॉलेज होना चाहिए ना। तो मैं नॉलेज दे रहा हूँ, लिख तो लोगे ही आप। अगर आपको मैं एक बेटर तरीका में नॉलेज दे दूंगा तो लिखना बहुत बड़ी बात नहीं। मेरा ऐसा मानना है, मेंस आंसर राइटिंग, लोग मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, लेकिन मेंस आंसर राइटिंग का एक ही मतलब कि आपके पास नॉलेज है ना, क्वेश्चन कुछ भी पूछा, अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको हो सकता है छोटा सा टॉपिक इसमें पूछ दे कि क्रिमिनल्स जो आ रहे हैं पॉलिटिशियन में, उसमें ई गवर्नेंस कैसे कम हो रहा है, या फिर गुड गवर्नेंस नहीं हो रहा है। अगर क्वेश्चन पूछ दिया ड्यू टू क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स देयर इज ए लैक ऑफ गुड गवर्नेंस, तो आपको गुड गवर्नेंस भी पता है, क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स भी हो रहा है, दोनों को मर्ज करके लिख दो ना। तो लिखने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि क्या बोलते हैं कि लिखने से ही आप एग्जाम मेंस में अच्छा करोगे। लिखने से मेंस तभी अच्छा कर पाओगे जब आपके पास नॉलेज है। अगर आप अच्छे से नॉलेज एक्वायर कर लिए, लास्ट एक महीना में अगर हर एक GS 1 पे GS 2 पे अगर 20-20 क्वेश्चन भी लिख लिए आप, तो मोर देन सफिशिएंट है ना, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तो किसी भी क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी मिलते हैं। डू कमेंट फॉर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू एवरीवन।